हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी फॉर लॉ, जिसमें आज हम पढ़ेंगे लीगल हिस्ट्री का 9th क्वेश्चन है। पटना वाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय। जो पटना वाद था उसमें जो सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था वो क्या था, ठीक है। जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन पटना केस। सबसे पहले वाद की पृष्ठभूमि या फिर वाद का परिचय। पटना वाद शाहबाज बेग की संपत्ति के उत्तराधिकार को लेकर उत्पन्न विवाद पर आधारित था। ये जो पटना वाद था ये आधारित था शाहबाज बेग की जो संपत्ति थी उसके उत्तराधिकार को लेकर, कि उसकी संपत्ति का उत्तराधिकारी कौन होगा, ठीक है। शाहबाज बेग एक पठान था जिसने कंपनी की सेवा में रहते हुए धन कमाया और पटना में अपनी पत्नी नदीरा बेगम के साथ बस गया। उसकी पत्नी का नाम था नदीरा बेगम, ठीक है। संतान न होने पर उसने अपने भतीजे बहादुर बेग यानी कि अपने भाई के बेटे बहादुर बेग को काबुल से बुलाया और दत्तक पुत्र बनाने की इच्छा जताई। जो इसने अपने भतीजे को बुलाया था काबुल से और उसे अपना दत्तक पुत्र बनाने की इच्छा जताई थी, यानी कि उस पुत्र को, उस बच्चे को गोद लेने की इच्छा जताई थी। किसने? शाहबाज बेग ने। और परंतु उसकी मृत्यु हो गई। किसकी? शाहबाज बेग की मृत्यु हो गई। संपत्ति नदीरा बेगम के पास रह गई। जो संपत्ति थी वो नदीरा बेगम के पास रह गई थी, ठीक है। इनकी मृत्यु हो गई थी और इन्होंने इसको दत्तक पुत्र बनाया था, लेकिन जो संपत्ति थी वो उसके नाम पे नहीं की थी, सिर्फ वो संपत्ति नदीरा बेगम के पास रह गई। फिर उत्तराधिकार विवाद। बहादुर बेग ने स्वयं को दत्तक पुत्र बताकर संपत्ति का दावा किया। जो बहादुर बेग था उसने अपने आप को दत्तक पुत्र बताकर संपत्ति का दावा किया। उसने नदीरा बेगम से संपत्ति को मांगा, जबकि नदीरा बेगम ने मृतक के इच्छा पत्र और दान पत्र के आधार पर अपना दावा प्रस्तुत किया। इस विवाद को लेकर बहादुर बेग ने पटना की प्रांतीय परिषद में वाद प्रस्तुत किया। ये जो विवाद था संपत्ति का उत्तराधिकार कौन होगा उसको लेकर, जो बहादुर बेग था जिसको उन्होंने गोद लिया था, अपने भतीजे को गोद लिया था, उसने पटना की प्रांतीय परिषद में वाद प्रस्तुत किया, ठीक है। ये जो केस है पूरा एक कहानी की तरह है। बस इसमें आपको 3 नाम याद रखने हैं। एक तो शाहबाज बेग, दूसरा बहादुर बेग और तीसरा नदीरा बेगम। इन तीनों के नाम याद रखने हैं। इन तीनों पे ही ये केस आधारित है, ठीक है। फिर है प्रांतीय परिषद की कार्यवाही और त्रुटियाँ। प्रांतीय परिषद ने बिना उचित न्यायिक सुनवाई के मुस्लिम विधि पद अधिकारियों, काजी और मुफ्ती से राय ली और संपत्ति को 4 भागों में बांट दिया। 3 भाग बहादुर बेग को और 1 भाग नदीरा बेगम को। इन्होंने संपत्ति को 4 भागों में बांटा, जिसमें से 3 भाग दे दिए किसको? बहादुर बेग को, और 1 भाग दिया था नदीरा बेगम को। यह निर्णय एक तरफा और न्यायिक सिद्धांतों के विरुद्ध था। फिर इसके बाद नदीरा बेगम की सुप्रीम कोर्ट में अपील। जब इन्होंने 4 हिस्सों में संपत्ति को बांटा था और उस संपत्ति का एक ही हिस्सा नदीरा बेगम को दिया था, तो उन्होंने अपील करी सुप्रीम कोर्ट में। न्याय से असंतुष्ट होकर नदीरा बेगम ने कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट में अपील की। उसने आरोप लगाया कि बहादुर बेग, काजी और मुफ्ती ने उसके घर में जबरन प्रवेश कर उसकी 6 लाख रुपए की संपत्ति जब्त कर ली। उसने क्षतिपूर्ति की मांग की। ये जो बहादुर बेग और काजी और मुफ्ती, इन तीनों ने नदीरा बेगम के घर में ज़बरदस्ती घुसकर उनकी 6 लाख की जो संपत्ति थी उस पर कब्जा कर लिया और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी नदीरा बेगम ने, और उन्होंने उनसे क्षतिपूर्ति की मांग की। फिर सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक कार्यवाही और निर्णय। सुप्रीम कोर्ट ने अपील स्वीकार की। जो नदीरा बेगम ने सुप्रीम कोर्ट में अपील डाली थी, सुप्रीम कोर्ट ने उस अपील को स्वीकार किया और प्रतिवादियों के विरुद्ध, जो प्रतिवादी थे कौन? बहादुर बेग, काजी और मुफ्ती, इन तीनों के खिलाफ वारंट जारी किया। उन्हें पटना से कलकत्ता लाकर जेल में रखा क्योंकि वे जमानत नहीं दे पाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि
बहादुर बेग कंपनी से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा था। जो बहादुर बेग था वो ईस्ट इंडिया कंपनी से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा था। उस पर न्यायालय की आधिकारिकता थी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस पर न्यायालय की आधिकारिकता थी। काजी और मुफ्ती न्यायिक पदाधिकारी होते हुए भी कानून से ऊपर नहीं हैं और वे अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी हैं। जो भी उन्होंने किया, जो ज़बरदस्ती घुसकर उनकी संपत्ति को छीना था, उसके लिए वो उत्तरदायी हैं, उसके लिए वो जिम्मेदार हैं। फिर न्यायिक संघर्ष और विधि प्रभाव। यह वाद ब्रिटिश भारत की दो न्यायिक प्रणालियों, कंपनी की प्रांतीय अदालत और कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के बीच आधिकारिकता के टकराव का प्रतीक बना। यह स्पष्ट हुआ कि एक संगठित, पारदर्शी और जवाबदेह न्याय व्यवस्था की आवश्यकता है। ठीक है, ये पूरा केस सिर्फ एक कहानी की तरह है। आपको बस इसकी हेडिंग याद रखनी है। उस हेडिंग से ही आपका पूरा क्वेश्चन आपके माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है, फिर इसका है निष्कर्ष। पटनावाद ने यह दिखा दिया कि बिना उचित प्रक्रिया के न्याय नहीं हो सकता। यह वाद भारत में न्यायिक सुधार की दिशा में मील का पत्थर साबित हुआ। इसने न्यायालयों की निष्पक्षता, उत्तरदायित्व और जनता के विश्वास को बनाए रखने के महत्व को रेखांकित किया। ठीक है, इस केस में ये जो पटनावाद का केस है, इसमें आपको ये 3 नाम याद रखने हैं। एक तो शाहबाज बेग, नदीरा बेगम, बहादुर बेग। ठीक है, शाहबाज बेग की जो संपत्ति थी उस पर इन दोनों के उत्तराधिकारी को लेकर विवाद चला था। नदीरा बेगम जो थी वो शाहबाज बेग की पत्नी थी और बहादुर बेग को उन्होंने गोद लिया था। और जो संपत्ति थी शाहबाज बेग की, उस पर उत्तराधिकारी को लेकर ये वाद चला था। ठीक है, फिर इसकी ये हेडिंग है वाद की पृष्ठभूमि। आपको सबसे पहले इसका परिचय देना है कि ये वाद जो है, जो पटनावाद है, ये किस चीज़ से संबंधित है। ये जो शाहबाज बेग की संपत्ति है उसके उत्तराधिकारी से संबंधित है। ठीक है, इसमें शाहबाज बेग अपनी पत्नी के साथ रहते थे और उनकी संतान न होने के कारण उन्होंने अपने भतीजे को दत्तक ग्रहण करने की इच्छा जताई, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई थी और जो उसकी संपत्ति थी, किसकी, शाहबाज बेग की संपत्ति उनकी पत्नी के पास चली गई थी। फिर उत्तराधिकार विवाद, संपत्ति को लेकर एक विवाद उत्पन्न हुआ था जिसमें शाहबाज बेग का जो पुत्र था, दत्तक पुत्र था, उसने अपने आप को दत्तक पुत्र जताते हुए प्रांतीय परिषद के अंतर्गत एक वाद पेश किया था। फिर प्रांतीय परिषद की कार्रवाई और त्रुटियां। जो प्रांतीय परिषद है उसने बिना न्यायिक कारण के बहादुर बेग के पक्ष में निर्णय दिया और जो मुफ्ती और काजी थे उनसे परामर्श करके संपत्ति को 4 हिस्से में बंटवाया था, जिसके कारण उस 4 हिस्से में से एक हिस्सा दिया था नदीरा बेगम को और 3 हिस्से दिए थे बहादुर बेग को। ठीक है, लेकिन नदीरा बेगम ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जिसमें उन्होंने यह भी बताया कि मुफ्ती और काजी ने उनके घर में ज़बरदस्ती घुसकर 6 लाख की प्रॉपर्टी को कब्जा लिया। ठीक है, फिर सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट ने नदीरा बेगम की अपील को स्वीकार किया और इनके पक्ष में निर्णय दिया। फिर न्यायिक संघर्ष और विधिक प्रभाव। ठीक है, फिर है इसका निष्कर्ष। बस इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है एग्ज़ाम के पर्पज़ से और एक कहानी की तरह इस केस को याद करना है। ये पूरा केस आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।